हेलो दोस्तों, तो ये उत्तराखंड हिस्ट्री की तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम दो वीडियोस डाल चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुनिंद वंश को समझाया था। आज हम कुनिंद से आगे चलते हैं। उससे पहले हम इतिहास की रूपरेखा देख लेते हैं, किस प्रकार से यहाँ वंश आए। कुनिंद के बाद जो उत्तराखंड में वंश आया कुषाण, और कुषाण के बाद अधिकार हुआ यौध्यों। उसके बाद कृत्यपुर राज्य कुछ समय के लिए। उसके बाद यहाँ कुछ समय के लिए नागवंश आया। नागवंश के बाद यदुवंश, और यदुवंश के बाद हर्षवर्धन का कुछ समय के लिए कुछ क्षेत्रों पर अधिकार हुआ। यहाँ पर जितने भी ये राज्य हैं ये पूर्ण रूप से पूरे उत्तराखंड पे नहीं थे, कुछ हिस्सों पर। उसके बाद पौरव वंश, और पौरव के बाद आप लोग जानते हैं कार्तिकेय राजवंश, जो हमारा प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले कुषाण वंश की। तो हमारे पास ये जो कुषाण वंश है, इसकी जानकारी हमें कुषाण कालीन मुद्राओं से मिलती है। ठीक है, तो इसकी जो मुद्राएं हमें मिली हैं वो तीन जगह से मिली हैं। वीरभद्र, कोटद्वार यानी मोरध्वज, ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया। वीरभद्र, मोरध्वज और गौविषाणी, ये उस समय के नाम हैं इन क्षेत्रों के। वीरभद्र को अब ऋषिकेश कहा जाता है, मोरध्वज को कोटद्वार, और गौविषाण को काशीपुर। अब यहाँ पे देखो, जो गौविषाण है वहां से जो जिस राजा की मुद्राएं मिली है उसका नाम है कनिष्क प्रथम, और इसे कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा भी कहा जाता है। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा। ठीक है, तो ये कनिष्क की मिली, और इसकी राजधानी जो थी वो पुरुषपुर में थी, यानी पेशावर में, जो अब पाकिस्तान में। कनिष्क भारत जो हमारा इतिहास है, भारत का इतिहास है, उसमें जो हमारा राज्य पड़ता है उसमें से एक राजा, हमारा महत्वपूर्ण राजा है कनिष्क। उसका कुछ हिस्सों पर, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों पर उसका शासन रहा। तो आगे चलते हैं। जो हमारे पास अगर कहें कि कुषाण कालीन जो वीरभद्र से जो मुद्राएं मिली ऋषिकेश से, वो हुविस्क नामक राजा की थी। कुषाण वंश के हुविस्क नामक राजा की थी, और इसके जो अग्रभाग पर था वो ईरानी, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, ईरानी व ग्रीक देवताओं का चित्र था अग्रभाग पर। ईरानी व ग्रीक देवताओं का चित्र था अग्रभाग पर। ठीक है, तो ये हमारा कुषाण वंश है। कुषाण वंश का अंत यौध्य वंश के राजाओं ने किया। यौध्य वंश के राजाओं ने कुषाण राजाओं को उत्तराखंड से भगाया या इसका अंत किया। अगर कहा जाए कि इनकी मुद्राएं कहाँ से मिली, तो उत्तराखंड में दो जगह से मिलती है, जौनसार व काला डांडा। जौनसार व काला डांडा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के दो क्षेत्र हैं, कांगड़ा और शिमला। यहाँ से भी यौध्य वंश की मुद्राएं मिलती हैं, और इन मुद्राओं पे अग्रभाग पर कार्तिकेय भगवान का चित्र होता है। कार्तिकेय भगवान का चित्र होता है, जो गणेश भगवान का भाई है। ठीक है, अब कुषाण वंश के आगे देखते हैं कृतपुर राज्य, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, रोहिलाखंड का उत्तरी भाग आता था। ठीक है, मैंने कहा ना आप लोगों को, उत्तराखंड का सिर्फ कुछ हिस्सा ही इन राज्यों में आता होगा। ठीक है, तो इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, रोहिलाखंड का उत्तरी भाग आता है। समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश के शासक थे, उनके प्रयाग अभिलेख में, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में कृतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया था। ठीक है, इस राज्य के लिए हमारे पास जो दो फैक्ट हैं वो ये है कि इसमें तीन राज्य आते थे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलाखंड का उत्तरी भाग। दूसरा फैक्ट ये कि ये समुद्रगुप्त के अधीन था या गुप्त वंश के अधीन था, जिसकी जानकारी हमें प्रयाग अभिलेख से मिलती है। अगला जो वंश है हमारे पास वो है नागवंश, और नागवंश की पुष्टि त्रिशूल लेख यानी गोपेश्वर त्रिशूल लेख से होती है। इस लेख में 4 राजाओं के नाम उल्लेखित हैं, स्कंदनाग, गणपति नाग, विभु नाग और अशुनाग। और इनमें गणपति नाग को शक्तिशाली राजा बताया गया।
4 राजाओं के नाम उल्लेखित हैं, जो हैं स्कंदनाग, गणपति नाग, विभुनाग और अशोनाग। ये जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है ये ब्राह्मी लिपि में, किसमें है? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, तो नागवंश के बारे में हमारे पास सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है। इसके बाद जो अगला वंश आता है वो है यदुवंश। यदुवंश, इसके संस्थापक श्री सेन वर्मन। ठीक है, और यदुवंशीय राजाओं की जानकारी हमें लाखा मंडल की राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है, जो लाखा मंडल में स्थित है। राजकुमारी ईश्वरा का लेख लाखा मंडल में स्थित है, वहाँ है। और यदुवंशीय राजाओं की जानकारी हमें इसी लेख से मिलती है। इस लेख में 11 पीढ़ियों के 12 शासकों का नाम लिखा गया है या इनका उल्लेख है। राजकुमारी जो ईश्वरा है, इनके पिता का नाम भास्कर वर्मन है। क्या है? भास्कर वर्मन। और इनका विवाह जालंधर के राजकुमार चंद्रगुप्त से हुआ था। इनका विवाह जालंधर के राजकुमार चंद्रगुप्त से हुआ था। यदुवंश के जो संस्थापक थे वो श्री सेन वर्मन। जानकारी मिलती है हमें इनकी लाखा मंडल लेख जो राजकुमारी ईश्वरा का है। इसमें 11 पीढ़ियों के 12 शासकों का नाम उल्लेखित है। ठीक है, चलो आगे चलते। तो अगला जो वंश आता है वो थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश। ये हम इसे भारतीय इतिहास में भी पढ़ते हैं। बेहद ही प्रमुख वंश में से एक है वर्धन वंश। ठीक है, तो इसका जो शासक था हर्षवर्धन, उसका भी कुछ समय के लिए उत्तराखंड पर अधिकार रहा। और उसके समकालीन जो उसके दरबारी कवि थे बाण भट्ट, उसने जो रचना कर रखी थी हर्षचरित्र, इसमें उत्तराखंड आने वाले यात्रियों का उल्लेख है। उस समय का जो एक यात्री थे, चीनी यात्री वेनस्यांग, वो हिमालय आए और उन्होंने हिमालय को पोलोही मो पोलो कहा, यानी ब्रह्मपुर। ठीक है, वेनस्यांग ने गंगा को महाभद्रा और हरिद्वार को मोयोलो कहा, और जिसका क्षेत्रफल उन्होंने 20 ली चीनी माप बताया, यानी 20 ली चीनी माप बताया। ठीक है, ब्रह्मपुर को क्या बताया? पोलोही मोपोलो, और गंगा को महाभद्रा और हरिद्वार को मोयोलो। ठीक है, तो कुछ समय के लिए रहा उत्तराखंड पर। ठीक है, इसके बाद जो अगला वंश आता है हमारा वो है पौरव वंश। तो उसे देखते हैं आगे। हर्षवर्धन के बाद उत्तराखंड में 3 प्रमुख राज्य उभर के आए। ठीक है, 3 राज्य आए, ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न नगर और गोविसान। तो ब्रह्मपुर पर जो वंश शासन कर रहा था, ब्रह्मपुर पर जो वंश शासन कर रहा था वो था पौरव वंश। ठीक है, तो पौरव वंश की जानकारी हमें अल्मोड़ा के तालेश्वर नामक स्थान पर ताम्र एवं अष्ट धातु से निर्मित ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है, यानी तालेश्वर अभिलेख। ठीक है, किसका बना था? ताम्र एवं अष्ट धातु का। और किस स्थान का था? अल्मोड़ा के तालेश्वर, तो इसलिए इसे तालेश्वर अभिलेख कहा गया। और ये ताम्र एवं अष्ट धातु से निर्मित था। ठीक है, तालेश्वर अभिलेख की खोज 1915 में की गई। 1915 में की गई। इसमें 2 राजाओं के नाम का उल्लेख है, धूति वर्मन और विष्णु वर्मन। 2 राजाओं के नाम का उल्लेख है, धूति वर्मन और विष्णु वर्मन। ठीक है, तो पौरव वंश की जो राजधानी थी वो थी ब्रह्मपुर। ठीक है, कौन सी थी? ब्रह्मपुर। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्रह्मपुर का आधुनिक नाम अब क्या है। ठीक है, तो इसके अब बात करते हैं प्रमुख राजा कौन कौन से थे हमारे पास। तो पहला जो राजा था, या इसको प्रथम राजा है जो हमारे पास पौरव वंश का, या इसको हम कहेंगे संस्थापक, वो है विष्णु वर्मन प्रथम। कौन सा है?
विष्णुवर्मन प्रथम। इसके बाद इसका पुत्र वृषवर्मन, और इसके बाद वृषवर्मन का जो पुत्र है वो है अग्निवर्मन। ठीक है, वृषवर्मन का जो पुत्र है वो है अग्निवर्मन। इसके बाद इसके दो पुत्र होते हैं, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। द्युतिवर्मन, इसका उल्लेख तालेश्वर जो अभिलेख है हमारा अल्मोड़ा, वहां से मिलता है। ठीक है, तो इसका जो अभिलेख है, द्युतिवर्मन का अभिलेख है, ये इसने बनवाया था और ये हमें अल्मोड़ा से मिलता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं पौरव वंश से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द। तो पहला आता है कोट, जो राजा का निवास स्थान होता है। दूसरा है कोटाधिकृत, कोट की सुरक्षा यानी राजा के निवास स्थान की सुरक्षा हेतु जो सैनिक होते हैं उन्हें कहा जाता है कोटाधिकृत। प्रतिहार, राज परिवार की सुरक्षा हेतु जो सैनिक होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिहार। किस वंश में? पौरव वंश में। इसके बाद अगला जो शब्द है हमारे पास वो है बलाध्यक्ष, यानी बल का अध्यक्ष, यानी सेना प्रमुख या सेनापति। एक शब्द और है यहाँ पर हाट, और हाट कहा जाता था राजधानी को। ठीक है, पौरव शासकों की जो आय का प्रमुख स्रोत था वो भूमिकर था। क्या था? भूमिकर। और भूमिकर में ये 1/6वां भाग लेते थे। भूमि कर को भाग भी कहते थे, भूमिकर को यह भाग कहते थे। और ये कितना होता था? 1/6वां भाग, 1/6 भाग। ठीक है, 1/6वां भाग ये होता था भूमिकर, और इसे भाग कहा जाता था। कर लेने वाले को भागिक कहा जाता था। भागिक, जो कर लेता था उसे कहते थे भागिक। ठीक है, अब कुछ और शब्द देख लेते हैं इनकी मंत्री परिषद के बारे में। तो जो प्रधानमंत्री होता था उसे कहते थे अमात्य, और जो प्रधानमंत्री का सहायक होता था उसे कहते थे कुमारात्य। उसे कहते थे कुमारात्य। और ये हमेशा इस पद पर हमेशा राजकुमार स्थित होता था, राजकुमार आसीन होता था, राजकुमार इस कार्य को देखता था, इसलिए उसे कुमारात्य कहते थे। अगला जो वर्ड हमारे पास है वो है कायस्थ, और कायस्थ भूमि की नाप करने वाले को कहा जाता था। भूमि की माप करने वाले को कहा जाता, नाप छाप करने वाले को। और इसमें जो मापन प्रणाली अपनाई जाती थी वो थी द्रोणवापम, दूसरी थी खारीवापम, और तीसरी थी कुल्यावापम। द्रोणवापम, खारीवापम और कुल्यावापम। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 2 प्रकार की भूमियां पाई जाती थी या आवंटित थी पौरव वंश में, केदार और सारी। केदार सिंचित भूमि को कहा जाता और सारी असिंचित भूमि को कहा जाता था। ठीक है, तो आज हमने पौरव वंश तक समाप्त किया, पढ़ा उसको। आगे हम करेंगे अब कार्तिकेयपुर राजवंश करेंगे इसके बाद। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई कमेंट करना है, अच्छा बुरा जो भी आप लोगों को लग रहा है वो कमेंट करिए। कुछ सजेशन देना है तो वो भी लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाना है जिससे आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।